Hello students, welcome back to my channel Connect to Commerce and this is the next video and जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस क्लास में मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कराऊंगा बट बिफोर टू दैट किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको परफेक्टली जानना है तो उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर वर्ड का क्या सेंस होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस सब्जेक्ट की पूरी ग्रिप ले पाएँगे। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ समझाऊँगा। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ में मैं हर वो चीज़ कवर करूँगा, जो आपको अकाउंट्स में लाइफ़ टाइम यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है? ओके, बट एज़ मेंशन्ड मैं हर एक चीज़ प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा। आज मैं एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ आपको हर एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को बताना शुरू करता हूँ, ओके? आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ 3 पिक्चर्स हैं। इस पिक्चर में जो कैरेक्टर मैंने लिया है, उसका नाम है राजू। सो राजू को स्टार्ट करनी है अपनी एक बेकरी, ओके? उसे एक बेकरी शॉप स्टार्ट करनी है एंड इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, बिना इसके इससे कम में ये शॉप स्टार्ट नहीं हो सकती। बट जो राजू है ना, राजू के पास सिर्फ 60,000 रुपीज़ है अवेलेबल, जो वो पैसे लगा सके बिज़नेस को स्टार्ट करने में। तो इस केस में क्या हो सकता है कि भाई जो बचे हुए पैसे दैट इज़ 40,000 रुपीज़ वो कहाँ से अरेंज कर सकता है? तो एक सबसे प्रोमिनेंट सोर्स क्या है? बैंक, चाहे अपने रिलेटिव्स पे से भी माँग सकता है वो, फ्रेंड से भी माँग सकता है, हो सकता है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या किसी मनी लेंडर के पास जाकर भी पैसे माँग सकता है, ओके? तो मैं यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट सोर्स को लिया हूँ दैट इज़ बैंक। तो मैं बोला सपोज़ कि उसने क्या किया, बैंक से कितने रुपए वो लेगा? 40,000 रुपए उसने लोन ले लिया और ये टोटल 1 लाख रुपए वो बिज़नेस में लाया। अब बिज़नेस में लाया तो इस पैसे को क्यों, उसे क्या ज़रूरत थी 1 लाख रुपए से, वो क्या करना चाहता था? वो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता था। तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसे बेसिक बिज़नेस के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उस वहाँ पर उसे रैक, टेबल, चेयर, कैश काउंटर सारा कुछ अरेंज करना पड़ेगा। पहले तो वो सेटअप करेगा, सेटअप करने के बाद वो उसमें बेकरी आइटम्स लाएगा, कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और उसे बेचेगा। तो ये 1 लाख रुपए में वो क्या करेगा, इस बिज़नेस को चलाने के लिए जो-जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ खरीदेगा, ठीक है? तो हम जनरल टर्म में अभी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी अकाउंटिंग आपको पता नहीं है कि क्या टर्मिनोलॉजीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ जो इसने खरीदे ना, यहाँ पर ये जो सारे प्रॉपर्टी इसने खरीदे, इसको अकाउंटिंग कहता है एसेट्स। हम इसे प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, कार, घर, बंगला, ये गाड़ी जो है ना, ये सारी चीज़ें, ये हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को यहाँ एसेट्स का नाम दिया जाता है अकाउंटिंग में, ओके? अच्छा, नेक्स्ट ये जो राजू ने पैसे लगाए ना 60,000 रुपए, इसे अकाउंटिंग में कहा जाता है कैपिटल। राजू कौन था भाई? राजू ओनर, बिज़नेस का ओनर, यानी बिज़नेस का ओनर जो भी अमाउंट लगाएगा, कैपिटल कहलाएगा वो। बिज़नेस में जो भी अमाउंट आएगा ओनर के थ्रू, उसे हम कैपिटल कहेंगे हमेशा, ओके? अच्छा, और ये जो बैंक से पैसे आए ना, किसी भी थर्ड पार्टी, मैं इसको कह सकता हूँ ना कि बैंक वाज़ थर्ड पार्टी, हमेशा बैंक होगा ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी आउटसाइडर हो सकता है, ठीक है? जिसका हम हेल्प लेंगे, जिससे हम लोन लेंगे। तो जब हम वो लोन ले रहे हैं, तो उसे अकाउंटिंग में कहा जाता है लायबिलिटी। आप जनरल टर्म्स में लोन कह देते हो, बट वो है लायबिलिटी, ठीक है? अकाउंटिंग में उसे क्या कहेंगे? लायबिलिटी का नाम, ठीक है? ओके, तो मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए यहाँ पर, पहला कैपिटल, दूसरा लायबिलिटी और तीसरा एसेट्स। अगर कोई आपको डिफाइन करने की बात करे कि कैपिटल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, एक तरीका आप रट के बताओ, दूसरा जो आपने समझा है उससे आप एक डेफिनेशन बना सकते हो, लाइक द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, अमाउंट वर्ड प्लीज लिखना, यहाँ कोई कैश वर्ड या मनी वर्ड मत लिखना। वाई सो?
क्योंकि जो कैपिटल है ना उसको कैश या नॉन कैश दोनों फॉर्म में लगाया जा सकता है। नॉन कैश कैसे? मान लो वो जो टेबल चेयर वो ले आया था ना, उसके घर में पड़ी हुई थी और उसने घर से वो टेबल चेयर उठाया और बिजनेस में लगा दिया। तो भाई वो कैश तो नहीं है, मनी तो नहीं है, बट उसका भी कुछ एक वैल्यू होगा, कुछ एक अमाउंट होगा। इसलिए मैंने बोला द टोटल अमाउंट व्हिच ओनर इन्वेस्ट्स या व्हिच ओनर पुट्स इनटू द बिजनेस। तो वो जो अमाउंट होगा दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। दूसरा वर्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी आप बोलोगे द अमाउंट व्हिच बिजनेस टेक्स फ्रॉम आउटसाइडर और थर्ड पार्टी, ठीक है, सम एक्सटर्नल एजेंसी एंड व्हिच बिजनेस नीड्स टू पे बैक इन फ्यूचर, बाद में उसे चुकाना भी पड़ेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज लायबिलिटी। एंड असेट्स, असेट्स का मतलब क्या होगा? हमने जनरल बोला प्रॉपर्टी, तो हम ये बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस, ओन्ड बाय बिजनेस, ठीक है, या आप कह सकते हो हेल्ड बाय बिजनेस फॉर इट्स यूज, ठीक है। और यूज करके क्या करना है? टू रन द बिजनेस। वो क्यों यूज करेगा? अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज करेगा। हमने देखा ना अभी, जैसे मैंने बोला, वो काउंटर, रैक, टेबल, चेयर, फैन, ये सब जो लगाया वो बिजनेस को चलाने के लिए लगा रहा है, उसका यूज कर रहा है वो। ओके, तो कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट्स। एसेट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर इट्स यूज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स आपको सिखाए। अब राजू की कहानी को कंटिन्यू करते हैं एंड थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। हुआ क्या कि राजू के बेटे की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो गई और जो भी पैसा मैंने अभी आपको बताया था कि राजू के पास टोटल 60,000 थे, उसने तो सारे पैसे को कहाँ लगा दिया था? बिजनेस के अंदर। अब राजू के पास पैसे नहीं है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है अपने बच्चे की। तो एक तरीका तो हो सकता है वो किसी बाहरी से कहीं से जाकर अरेंज कर ले पैसे, बट दूसरा ये भी तो वे हो सकता है कि अगर कैश काउंटर में जाकर देखे, वो बिजनेस के कैश काउंटर में कुछ पैसे अमाउंट पड़े हों, तो वो वहां से भी तो निकाल सकता है। तो मैं अभी के लिए एग्जांपल लेता हूँ कि उसने क्या किया, बिजनेस के कैश काउंटर में से जाकर 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, 5,000 रुपए ट्रीटमेंट के लिए निकाल लिया। ओके, और ये जो था 5,000, उसने क्या किया, कहीं वो बिजनेस में तो यूज किया नहीं, उसने इसका यूज कहाँ किया? अपने पर्सनल चीज के लिए। तो कभी भी ओनर अगर बिजनेस से कुछ भी निकाले, नॉट ओनली मनी, मैं वापस से बोल रहा हूं अमाउंट, ठीक है, तो जो भी अमाउंट वो बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए जब भी निकालेगा, तो उसे अकाउंटिंग कहता है ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या है? अगर कोई भी अमाउंट ओनर बिजनेस से निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्सनल यूज। अगर वो बिजनेस यूज के लिए होगा तो उसे ड्राइंग्स नहीं कहेंगे। ओके, तो वो पर्सनल यूज के लिए जो भी निकालेगा उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। इस चीज को क्लियर रखना, ठीक है। तो हमारे पास 4 टर्म्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है और एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये 4 टर्म्स के बाद एक वर्ड आता है, ध्यान से सुनना, कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। असेट्स एंड गुड्स, ठीक है। असेट्स एंड गुड्स, देखो, असेट्स तो अभी आपने देखा कि असेट्स को खरीदने का पर्पस क्या होता है? टू यूज, यूज करके क्या करना है? रन द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए उसका यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसका पर्पस हो गया यूज करना। बट किसी भी चीज को हम गुड्स तब कहेंगे जब उसमें 3 खास बात हो। अब मैं पहले ये लिख रहा हूं ये थ्योरेटिकली, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। पहला चीज, वो पार्ट हो ऑफ मेन बिजनेस एक्टिविटी, मेन बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा, उस चीज को आप क्या करते हो? रेगुलर बेसिस पे करते हो। और तीसरा, उसका पर्पस जो है ना, उसका पर्पस वो हो फॉर सेल, ठीक है। मैं कुछ चीजों को लिख के कट कर रहा हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे कि आप उसको देखो और एकदम आंसर आपका एक्यूरेट निकले। एसेट्स के साइड में मैं सेल वर्ड लिख के उसको क्रॉस कर दे रहा हूं। सेल नहीं, सेल इज नॉट द पर्पस ऑफ एनी एसेट्स, ठीक है। एसेट्स खरीदने के वक्त उसका कोई पर्पस नहीं होता बेचने का। और सेम यही चीज गुड्स के साइड में यहां लिख दे रहा हूं,
यूज करना पर्पज नहीं होता है किसी भी गुड्स का, उसका पर्पज है सेल। ठीक है। नेक्स्ट दो चीजें मैंने लिखा, एक तो मैंने लिखा पार्ट ऑफ मेन बिजनेस एक्टिविटी, ये क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं, और एक लिखा रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस के बगल में मैं एक चीज लिख रहा हूं, दैट इज डेली। ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेली, रेगुलर का मतलब डेली, नो, डेली नहीं, रेगुलर मतलब जनरली, ऑफन, मोर ऑफन, अक्सर आप ऐसा करते हो, रोज करना कंपलसरी नहीं है। लाइक दुकान किसी दिन बंद हो सकती है ना, एन नंबर ऑफ रीजन, कभी तबीयत खराब, कभी घूमने जाना, कभी कुछ। तो डेली वर्ड ना यूज करके यू विल से रेगुलर बेसिस। अच्छा, अब देखो असेट्स और गुड्स, अगर कोई आपको बोले कि किसी चीज को आप क्लासिफाई करो इनटू असेट्स एंड गुड्स, तो सबसे पहले आप उससे दो बातें पूछ लेना, किसके लिए और वो किस चीज का बिजनेस करता है, किसके लिए और वो किस चीज का बिजनेस करता है। तभी आप समझ पाओगे कि किसको एसेट्स रखें और किसको गुड्स, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चीज को हमेशा एसेट्स और हमेशा गुड्स नहीं कहा जा सकता। एग्जाम्पल लेता हूं, राजू ने जितने भी टेबल, चेयर, फैन और कैश काउंटर, ये जो बिजनेस में लगाया था, अपने बेकरी शॉप में लगाया था, वो सारे क्या है, एसेट, क्योंकि उनका पर्पस क्या था, यूज करना, बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है। अच्छा, और गुड्स जो उसने बेकरी आइटम लाया जिसमें वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेचना चाह रहा है, वो सारे होंगे गुड्स। ठीक है, क्योंकि उसका पर्पस सेल है, उसका पर्पस यूज करना नहीं है। अच्छा, एक और बात ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं बोलूं एक कार, एक व्हीकल, मान लो राजू के पास एक वैन थी जिसको वो बिजनेस में यूज कर रहा है अपना सामान लाने और ले जाने के लिए, तो वो बिजनेस के लिए एसेट बनेगी। बट क्या व्हीकल हमेशा एसेट रहेगी? नो। अगर मैं महिंद्रा कार की जैसे बात कर लूं या टाटा की बात कर लूं, उनका काम ही है कार को बनाना और बेचना। फॉर देम दैट कार इज अ गुड्स। तो वो गुड्स की कैटेगरी बन गई क्योंकि उसका पर्पस बदल गया। एट द सेम टाइम क्या महिंद्रा के लिए, क्या टाटा के लिए हमेशा कार एसेट्स या गुड्स किसी एक में रह सकता है? नहीं। लाइक महिंद्रा क्या करेगा या टाटा जी क्या करेंगे, अगर वो जो अपने पर्सनल चलने के लिए या अपने गाड़ियों को मंगाने के लिए बड़ी बड़ी ट्रॉलीज वगैरह, ये जो वो रखे हैं ना, वो उनके एसेट का पार्ट बनेगा क्योंकि उसका पर्पस यूज करना है, बेचना नहीं। एट द सेम टाइम जितनी गाड़ियां वो शोरूम में लगा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, बेचना, तो वो क्या बनेंगे, गुड्स। तो मैंने ये दो क्वेश्चन क्यों बोला, देखो पर्पस तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया था कि पर्पस तो एंड आपको चेक पॉइंट लगाना है, लेकिन दो क्वेश्चन क्या, किसके लिए और वो किस चीज का बिजनेस करता है। लाइक टेबल चेयर जो उसने कैश काउंटर वगैरह लगाया है राजू ने, वो तो उसके एसेट है, लेकिन एक फर्नीचर वाले के लिए वही सारी चीजें गुड्स होंगी क्योंकि वो तो वो चीज बनाकर बेचता है। लेकिन उस फर्नीचर वाले के पास भी उसके कैश काउंटर उसका एसेट बनेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बहुत क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। पहले तो एंड चेक पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्या, कि एक है पर्पस यूज और एक है पर्पस सेल। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपसे कोई क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आप दो चीजें पूछ लेना, किस पर्सन के लिए और वो किस चीज का बिजनेस करता है, तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एसेट्स और गुड्स का क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक और चीज मैं एसेट्स में लिख रहा हूँ, एसेट्स में एक वर्ड है रीसेल, या मैं कह लूं आफ्टर सेल। ठीक है, तो मैं ये बोलूं रीसेल कर सकते हैं, एसेट्स खराब हो जाए, पुरानी हो जाए, तो हम उसे बेच देते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको रीसेल नहीं कर सकते, आप उसको बाद में बेच नहीं सकते, बट जब आप खरीदते हो तब आपका कहीं भी पर्पस सेल करना नहीं होता। बस इस चीज को क्लियर रखना। ठीक है, तो मैं अब बढ़ता हूं आगे। एसेट्स और गुड्स मैंने क्लासिफाई कर दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं दो न्यू टर्म्स, एक है डेटर और एक है क्रेडिटर। ठीक है, एक है डेटर और एक है क्रेडिटर। अब डेटर एंड क्रेडिटर ये क्या है, कैसे हैं, ये समझते हैं। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल एकदम प्रैक्टिकल वापस से वही, ये है हमारा बिजनेस। ठीक है, मैं वापस से कर देता हूँ इसको सही से, ये है हमारा बिजनेस। ओके, और ये है हमारा एक कस्टमर।
कस्टमर आया बिज़नेस के पास और बिज़नेस को बोलता है राजू को बोलता है कि भैया मुझे सामान चाहिए, क्या आप मुझे सामान दे दोगे? राजू क्या बोलेगा, भई हम तो सुबह से इसी के लिए बैठे हैं कि या कोई सामान आकर खरीद के ले जाए। बट ये जो कस्टमर राजू के पास आया है, इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसके पास अभी कैश नहीं है। तो ये राजू से बोलता है कि भैया अभी मेरे पास कैश नहीं है, क्या आप मुझे उधार पे दे दोगे? और राजू जानता था उसको, अच्छा इंसान था, तो राजू एग्री कर जाता है। और राजू बोलता है कि ठीक है, तुम सामान लेकर चले जाओ। तो इस बिज़नेस में ने क्या किया, कस्टमर को क्या बेचा? गुड्स सेल किया। और किस चीज़ में सेल किया? कैश में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। अगर बिज़नेस कैश में से सेल करता तो ये कस्टमर ही कहलाता बिज़नेस के लिए। लेकिन सिंस बिज़नेस ने गुड्स को क्रेडिट पर बेच दिया, इसलिए ये कस्टमर का नाम अकाउंटिंग में बदल के क्या हो जाएगा? डेटर। ये वही कस्टमर है, ठीक है? जो आया बट सामान इसने उधार में ले लिया, बस इतने वजह से ये डेटर बन जाता है। यानी हर वो इंसान जिसको बिज़नेस ने उधार दिया है, वो बिज़नेस का डेटर कहलाएगा, ठीक है? बिज़नेस ने क्रेडिट दिया है जिसको, वो डेटर कहलाता है, ठीक है? ओके। अब मैं इसको थोड़ा आगे बता दूँ, बाद में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, बिज़नेस को इससे पैसे मिलेंगे, तो मैं इन फ्यूचर का बात अगर करूँ, तो बिज़नेस को क्या होगा, रिसीव होगा मनी, ठीक है? ओके, तो ये हो गया डेटर। नेक्स्ट है क्रेडिटर। फिर से मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ये है बिज़नेस और इस बार इस साइड पे है सप्लायर, ओके? तो स हो सकता है ना ऐसा कि भाई बिज़नेस भी तो कहीं से सामान खरीद के होलसेलर वगैरह से लेकर आता होगा, प्रोड्यूसर वगैरह से। तो हो सकता है इस बार राजू के पास पैसे नहीं है और राजू सप्लायर को यही बात बोलता है कि भैया मेरे को सामान तो चाहिए बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो सिंस वो राजू को जानता था, अच्छा इंसान है राजू, जेंटलमैन है, तो वो क्या करता है कि सप्लायर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, उधार पे ही ले जाओ। तो इस बार बिज़नेस ने क्या किया, सप्लायर से उसने क्या किया, गुड्स की लिया, गुड्स बाय किया और कैसे? क्रेडिट पे, कैश में नहीं। अगर कैश में खरीद के लाते तो ये सप्लायर ही रह जाता। लेकिन सिंस हमने उधार पे इससे गुड्स ले लिए ना, तो अब इस सप्लायर का नाम बदल के क्रेडिटर बन जाएगा। यानी क्रेडिटर हर वो इंसान होगा जिससे बिज़नेस ने उधार लिया है, ओके? बिज़नेस जिससे भी उधार लेकर आएगा, वो क्रेडिटर बन जाएगा, ओके? ठीक है। और फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ, तो फ्यूचर में बिज़नेस को क्या करना होगा? फ्यूचर में बिज़नेस को इसे इन फ्यूचर क्या करना होगा? पे करना होगा। फ्यूचर में आपको मनी क्या करना होगा? पे करना होगा, ठीक है? फ्यूचर में मनी पे करना होगा। इज़ इट क्लियर? ठीक है। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर, देखो मैंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किए हैं, आपको वही वर्ड यूज़ करना है वरना इसकी मीनिंग बदल जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये गुड्स है, इसको प्लीज़ कन्फ्यूज़ होके एसेट्स मत लिखना। एसेट्स नहीं है ये, ठीक है? ये गुड्स है। एक चीज़ कि एसेट्स को खरीदा और बेचा नहीं जा रहा है यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर सेल हुआ, यहाँ बाय हुआ। तीसरी चीज़ यहाँ पर क्रेडिट में है, कैश में नहीं, कैश में नहीं। अगर कैश में खरीद रहे हो, तो वो डेटर और क्रेडिटर नहीं बनेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि इनमें एसेट कौन है और लायबिलिटी कौन है? क्या आप क्लासिफ़ाई कर सकते हो? इट्स वेरी ईज़ी। देखो, आपको बिज़नेस को यानी राजू को पैसे किससे लेने हैं, ठीक है? डेटर से, तो ये बनेगा हमारा एसेट्स। और क्रेडिटर को पैसे देने हैं, तो ये बनेगा लायबिलिटी। अच्छा, एसेट और लायबिलिटी को ना थोड़ा और मैं अगर आपको बोलूँ कि फ़ील करना है अगर आपको, तो एक लेमन लैंग्वेज समझ लेना, एक फ़ीलिंग जब आपको क्रिएट हो। एसेट हर वो चीज़ को हम कह सकते हैं जिस पे हम अपना राइट, अपना ओनरशिप, अपना हक जता सकें। लाइक कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को टच करता है या कुछ भी हार्म करने की कोशिश करता है, देन यू जस्ट से कि भई इस चीज़ से दूर रहो बिकॉज़ इट बिलॉन्ग्स टू यू, वो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पे आपका हक है। तो एसेट्स पे यानी हर वो चीज़ जिस पे आप हक जता सको, दैट इज़ एसेट। एंड लायबिलिटी एनीथिंग व्हिच क्रिएट्स टेंशन, व्हिच क्रिएट्स अ बर्डन, व्हिच क्रिएट्स अ ऑब्लिगेशन, रिस्पांसिबिलिटी, जो आपके ऊपर एक कर्ज बोझ क्रिएट करे,
किस चीज का बोझ? रीपे करने का, दैट विल बी लाइबिलिटी। ओके, तो जैसे कि क्रेडिटर आएगा अगर आपके पास, तो आप देखोगे कि भाई कितने जल्दी हम वहां से निकल लें, क्योंकि अभी वो आएगा तो आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा कि भाई पैसे चाहिए उसे। तो इस चीज के लिए डेटर और क्रेडिटर किस तरीके से एसेट और लाइबिलिटी अगर आप फील करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी लैंग्वेज वाइज तो मैंने बता ही दिया आपको ऊपर कि एसेट लाइबिलिटी क्या है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटर और क्रेडिटर। अब चलते हैं इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि ये डेटर और क्रेडिटर में कहानी सेम है। मैं वापस एक काम करता हूं। मैं वापस से इसी कहानी के जस्ट एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, बिजनेस ने एक कस्टमर को उधार में दिया जब सामान, तो वो डेटर बन गया। अब होता क्या है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस चाहता है कि यार उसका अमाउंट जो रीपे होने वाला हो ना, उसका उसने उधार लिया है, डेटर ने उससे उधार लिया, इसका कोई प्रूफ हो ताकि बाद में वो एज सिक्योरिटी काम कर सके। एक और पर्पस होता है जो कि मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बिजनेस को डाउट हो कि यार उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सिक्योरिटी रीजन से वो क्या कर सकता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनवा सकता है इस चीज का कि उसने उधार दिया है। तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। अब देखो ये क्या है, दो टर्म्स जो न्यू टर्म आए, ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल इसी के जस्ट आगे का एक स्टेप है। अगर डेटर को आपने उधार पर सामान दिया और उससे एज अ प्रूफ क्या कर रही बिजनेस, बिजनेस ना एक बिल बनाए, इसके ऊपर कस्टमर के ऊपर क्या करे, बिल ड्रॉ करें और कस्टमर से इस बिल को साइन करा के ले ले। इस बिल में कुछ और नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा कि तुमने मेरे से इस तारीख को इतने अमाउंट का गुड्स लिया है और इतने दिन बाद तुम मेरे को पैसे देने का वादा किए हो। ठीक है, तो ये चीज उस बिल में लिखी रहेगी। अब देखो इस बिल के बदले सिंस पैसे रिसीव होने हैं, इसलिए हम इसे कह देते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और सिंस इस बिल के बदले पैसे मिलने हैं, आपका हक है पैसा लेने का, तो ये बिल्स रिसीवेबल आपके लिए क्या है? एसेट्स है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात, अब आते हैं बिल्स पेएबल के साइड। तो ऐसा ये भी तो हो सकता है कि क्रेडिटर को डाउट हो राजू के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कि क्या पता ये पैसे दे या नहीं दे। तो सिक्योरिटी रीजन से अगर क्रेडिटर ने बिल ड्रॉ कर दिया बिजनेस के ऊपर, बिल ड्रॉ कर दिया और बिजनेस को बिल साइन करके देना पड़ा, बिजनेस को बिल साइन करके वापस देना पड़ा, तो सिंस इस बिल के बदले बिजनेस को बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसे कह देंगे बिल्स पेएबल। इज इट क्लियर? अच्छा, सिंस इसके बदले पे करना है तो पे करने का टेंशन है, तो इसलिए ये एक तरीके की लाइबिलिटी हो गई हमारी। ओके, ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ और न्यू टर्म्स। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अच्छा, अगर लिखने की बात करूं, अब आप अगर पूछो कि भाई डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो आप डेटर को कैसे लिख सकते हो? द पर्सन टू whom business sold goods on credit and from whom business needs to receive money in future। भाई जिसको बेचा है और उससे फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं। द पर्सन टू whom business sold goods on credit and has to receive money in future। ऐसे ही क्रेडिटर के लिए क्या लिख सकते हो? द पर्सन फ्रॉम whom business has purchased या bought goods on credit and to whom business needs to pay money in future। तो बाद में आपको पे करना पड़ेगा, तो उस पर्सन को हम कह देंगे क्रेडिटर। ओके, चलो आगे चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल आप ऐसे कह सकते हो, द बिल्स ड्रॉन ऑन डेटर अगेंस्ट विच बिजनेस नीड्स टू रिसीव मनी इन फ्यूचर विल बी बिल्स रिसीवेबल।
bills drawn upon debtor against which business needs to receive money in future will be termed as bills receivable. और क्रेडिटर वाले बिल्स पेबल में क्या कह सकते हो, बिल्स bills drawn by supplier या creditor against which business needs to pay money in future, वो हो जाएगा बिल्स पेएबल। ओके, तो हम साथ में डेटर्स क्रेडिटर के साथ ही बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल को प्रैक्टिकली समझ लिए कि ये क्या होता है। बिल्स पेएबल का एक और रीजन होता है बनाने का, वो मैं आपको बता दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, उसके डेप्थ में चलेंगे। ओके, अब डेटर क्रेडिटर के बाद आता है एक और न्यू टर्म जो इसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैं यहीं पर उसको कवर करना पसंद करूंगा। देखो, एक वर्ड है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वो सिचुएशन को कहते हैं जिसमें डेटर ना, जिनको हमने उधार पे दिया था ना, वो पैसे लेकर भाग गए या किसी रीजन से उनसे पैसा रिकवर नहीं हो पाया। तो वो अमाउंट जो डेटर से अनरियलाइज्ड रह गया, अनरिकवर्ड रह गया, उसको हम क्या कह देंगे, बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स दिया था डेटर को, वो बैड हो गया। तो बैड डेब्ट्स किसको कहते हैं, अमाउंट विच remained unrealized from debtor या अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर, आप वैसे भी लिख सकते हो बैड डेट, एंड इट इज अ टाइप ऑफ लॉस। ये तो फील भी हो रहा है, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही एक लॉस है आपके लिए। तो बैड डेट ऐसा हो सकता है ना कि भाई राजू ने दे तो दिया था उधार पे, अगर वो बिल बनाना भूल गया, इवन बिल बनाने पर भी हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा वो कैसे होता है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बताऊंगा। बट अभी के लिए मैं बोलूं, अगर वो बिल बनाना भूल गया था और मान लो ये लेकर निकल गया, विजय माल्या हो गया, तो ऐसे में तो भाई इसके पैसे डूबेंगे, तो वो डूबे पैसे को हम क्या कह देंगे, बैड डेब्ट्स। अच्छा, एक इसी से जुड़ा वर्ड जो है वो है बैड डेब्ट रिकवर्ड। हालांकि देखो, एक बार बैड डेब्ट होने के बाद ये होना बहुत ही रेयर है, और इंडिया में तो शायद इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाता। अब हुआ क्या कि बैड डेब्ट आपने भाई मान लिया कि अब वो लेके भाग गया, वो कहीं मिल नहीं रहा, अब आपने सोच लिया कि यार अब ये पैसे मिलने वाले नहीं, आपने उसका नाम हटा दिया कि भाई अब दिमाग से ही हट गया आपके, यार जाने दो। बट किसी दिन उसका मन बदला या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो आपका पैसा वापस कर दे, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड, जो कि होना बहुत रेयर है। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होगा, जो बैड डेब्ट हमारा हो गया था, यानी जो हमने लिख दिया कि भाई ये पैसा तो अब मिलेगा नहीं, वो पैसा गलती से कभी फ्यूचर में मिल गया, तो उसको हम बैड डेब्ट रिकवर्ड कहते हैं। ओके, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होगा, बैड डेब्ट once written off is now realized या रिकवर्ड। ठीक है, तो ये कह लो एक तरीके का प्रॉफिट, बट मैं बोलता हूँ यार वो लॉस हुआ था, वो बस नो प्रॉफिट नो लॉस, हम ब्रेक इवन पॉइंट पर आते हैं, बट हो गया, जिसको मान लिया था मिलना ही नहीं, अचानक से मिल गया, तो इट्स काइंड ऑफ प्रॉफिट बोल लो। ठीक है, तो बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है, होप सो ये प्रैक्टिकली आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकती हैं बिजनेस में। ठीक है, ओके। अब बैड डेब्ट से भी खतरनाक एक वर्ड है या एक सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। अब ये क्या है, ठीक है, इसी के साथ वर्ड लिख दे रहा हूं सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट समझते ही आप सॉल्वेंट खुद समझ जाओगे। इनसॉल्वेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कंगाल, दिवालिया हो जाना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डेटर के पास पैसे मांगने गए, डेटर बोल दिया मैं तो कंगाल हो गया हूं, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, और आप वापस आ गए, नहीं। आप कोर्ट में केस करते हो, कोर्ट विल डिसाइड उसकी फाइनेंशियल चेक करके उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को, वो डिक्लेयर करता है किसी पर्सन को कि वो इंसॉल्वेंट है या नहीं। तो इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो पर्सन पर्सन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट।
ठीक है? अनेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट इज़ नॉट अनविलिंग, ठीक है? वो उसका मन नहीं है, नहीं, वो स्थिति ही नहीं है कि वो चुका पाए। और ये खुद से नहीं होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नॉलेज पर्पज़ है, एग्ज़ाम में नहीं लिखना, डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भई वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, ठीक है? आपके कहने से, डेटर के कहने से ये नहीं होगा कि वो इंसॉल्वेंट बन जाए। ऐसे तो सब लोग इंसॉल्वेंट बन जाएँगे, ठीक है? दोस्त लोग हर बर्थडे पार्टी पे इंस्टॉलमेंट बन ही जाते हैं, तो वैसे बन सकता है, ठीक? तो आपको डिक्लेयर कराना होगा कोर्ट के थ्रू, कोर्ट जब डिक्लेयर कर देगा ये पर्सन इंसॉल्वेंट है तब। अगर आपको इंसॉल्वेंट प्रैक्टिकली समझना है, तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कई लोगों ने साउथ इंडियन एक मूवी है शिवाजी द बॉस रजनीकांत की, अगर उस मूवी को देखा होगा तो उसमें एक सीन है जहाँ पर उसके ऊपर रेड का वो लोग आकर उस पे रेड डालते हैं और फिर उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज़ हो जाती है और उसको घर से निकाला जाता है। और घर से जब निकाला जाता है तो एक बेस्ट सीन उसमें आता है, उसके हाथ में उसकी वॉच होती है, उसको भी उतार लिया जाता है, ठीक है? वो एक्चुअल, अगर प्रैक्टिकल में बोलूँ, दैट इज़ इंसॉल्वेंट, ठीक है? अच्छा, एक नॉलेज पर्पज़ बता रहा हूँ, इसका कोई भी आपके अकाउंटिंग में यूज़ नहीं है। जब कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है तो उसके पास बेसिक 3 चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। क्या-क्या चीज़? जिस थाली में या जिस यूटेंसिल में वो डेली वो खाना-वाना खाता है, सोने-चांदी वाले नहीं, रेगुलर डेली वाले यूटेंसिल्स उसको देते हैं। डेली वाले उसके ड्रेसिंग्स देते हैं, सूट-बूट नहीं, जो डेली वियर्स हैं उसके, ठीक है? और सोने के लिए एक नॉर्मल सा अ, मैट्रेस टाइप का देते हैं, स्लीप वेल एंड ऑल, सोफा एंड ऑल नहीं, एक बेसिक जिस पे वो सो सके, ताकि वो वहाँ से निकलने के बाद भी कहीं जाकर अपना सस्टेन कर सके, अपना सर्वाइवल कर सके, ठीक है? तो ये नॉलेज पर्पज़ है, इसको कहीं आपको लिखना नहीं है। प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने आपको एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी बता दिया। जिसने नहीं देखी मूवी, प्लीज़ वो वॉच कर लेना, शायद आपको और प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। ओके, अब चलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन भाई? हम और आप, लाइक जो पर्सन पर्सन हू इज़ एबल टू पे ऑफ हिज़ डेब्ट, जो अपना डेब्ट चुका सकता है, वो सॉल्वेंट। ओके? अच्छा, तो सॉल्वेंट हो गया और इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा डेटर, क्रेडिटर और ये सारे इतने सारे वर्ड्स हमने कवर कर लिए, ठीक? सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ओके। अब और आगे चलते हैं, कुछ छोटे-छोटे वर्ड्स और हैं। एक वर्ड है एंटिटी। अब ये वर्ड का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस? भाई कुछ नहीं, बिज़नेस। आप जिस बिज़नेस की बात करोगे, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस, एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, ठीक है? तो ऐसे अलग-अलग तरीके के बिज़नेस फॉर्म्स होते हैं। जिस बिज़नेस की आप अकाउंटिंग करने वाले हो, उसको आप एंटिटी कहोगे, ठीक है? इन सिंपल। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन। देखो, ट्रांज़ैक्शन कुछ नहीं है। हर दिन कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं बिज़नेस में, ठीक है? लेकिन उन एक्टिविटीज़ में से जितनी एक्टिविटीज़ का एक फाइनेंशियल वैल्यू होता है, एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, उसको कहते हैं ट्रांज़ैक्शन। कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, कई लोग भई काम करते हुए चोट लगी, कुछ ये आप कह सकते हो कि इमरजेंसी आई घर में, या आप कह सकते हो सेलिब्रेशन हुआ, तो ये सारा चीज़ भी होते रहता है पैरेलली। बट हर वो चीज़, हर वो एक्टिविटी जिसका एक फाइनेंशियल नेचर हो, जिसको आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सको, और दूसरी बात, उसका बिज़नेस की फाइनेंशियल पोज़ीशन पर इम्पैक्ट आता हो। जिससे उसकी बिज़नेस की प्रॉफ़िट या लॉस उस पे उसके फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट हो, ठीक है? तो कोई भी एक्टिविटी, जैसे मैं एक स्टोरी लेता हूँ, राजू की कहानी मैं बोलूँ, राजू सामान इतने सारे एसेट्स खरीद के लाया था, बेकरी के प्रोडक्ट्स मँगाया था, उसको प्रॉफ़िट मार्जिन ऐड करके बेचा था, उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, वो पैसे निकाल रहा था। वहीं पर उसके एक वर्कर का पैर टूट गया था, वो 3 दिन के लिए एब्सेंट हो गया, और वहीं पर वो लोग अपने, मतलब बच्चे-बीवी के साथ वो घूमने गया था कहीं। तो ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ हुए, बट इनमें से मॉनेटरी क्या-क्या रहा?
वो सारे एसेट्स की वैल्यू, वो जो उसने ये सामान मंगाया उसकी वैल्यू, सामान जो बेचा उसकी वैल्यू, नेक्स्ट जो पैसे निकाला विथड्रॉ किया था ट्रीटमेंट के लिए उसकी वैल्यू, और यहाँ पर पैर टूटा, भाई पैर टूटा, अब उसकी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, अब कहोगे ट्रीटमेंट, भाई ट्रीटमेंट वो वर्कर अपना कराया, उसका हमें क्या लेना-देना, ठीक है? वो लोग बाहर कहीं घूमने गए थे और उन्होंने अपना खर्चा राजू ने किया, उससे हमें क्या? उससे क्या बिज़नेस पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं। तो इतने में जितने बिज़नेस पर इम्पैक्ट पड़े ना, जिनके फाइनेंशियल नेचर थे, 2 चीज़ों को छोड़कर उसके चोट लगने और वो घूमने जाने का, सेलिब्रेशन वगैरह का, इनको छोड़कर बाकी सारे ट्रांज़ैक्शन हैं, ये ट्रांज़ैक्शन नहीं है। क्योंकि एक तो इनका फाइनेंशियल वर्थ हमें नहीं पता, दूसरी चीज़ हमारे बिज़नेस पर इसका इम्पैक्ट नहीं। तो ट्रांज़ैक्शन को हम क्या कह सकते हैं? एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल नेचर या मॉनेटरी एक्टिविटीज़ taking place in business on day-to-day basis and has impact on financial position of the business. ओके, तो ये हो गया हमारा एंटिटी और ये हो गया ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन सिंपल वर्ड में बोले तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ओके, अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट एक वर्ड है डिस्काउंट, बहुत सुना है और डिस्काउंट का नाम सुनते ही सबका चेहरा खुशी से फूला नहीं समाता भाई। और ये डिस्काउंट जैसे कि मिंत्रा की सेल या अलग-अलग जगह पर आप सेल देखते हो, अलग-अलग शॉप पे सेल लगी रहती है 10% 20% ऑफ। तो ये सारे ये जो है इसी को हम कहते हैं डिस्काउंट। बट अकाउंटिंग में 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ध्यान से समझना। एक जो आप जानते हो, जो आप देखते हो रोज़, वो है ट्रेड डिस्काउंट, और जो कभी-कभी देख पाते हो वो है कैश डिस्काउंट। ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट क्या है भाई? ट्रेड डिस्काउंट को अगर मैं बोलूँ तो वो डिस्काउंट जो क्यों दिया जाता है, जिसका पर्पस होता है टू टू इंक्रीज़ सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। दूसरी बात, वो ऑन एमआरपी दिया जाता है, जो उसका एमआरपी टैग होगा उस पे दिया जाएगा। ठीक है? तीसरी बात, ये ऑल कस्टमर्स को दिया जाता है, अवेलेबल टू ऑल कस्टमर्स। ठीक है? गिवन टू ऑल कस्टमर्स, ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये सारे को मिलेगा। जैसे मिंत्रा पे या किसी भी जगह पर जो टैग लगे होते हैं 10%, 20%, 50% ऑफ, वो सबको मिलता है और वो एमआरपी पे कैलकुलेट होता है। उसका पर्पस होता है कि लोग आएँ, बिके सामान। तो आप जो देखते हो वो देखते हो लाइव हमारे ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है? अब चलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ना सबको नहीं मिलता। सबसे पहला इसका पर्पस होता है क्विक या कह लो प्रॉम्प्ट पेमेंट को रिसीव करना। प्रॉम्प्ट पेमेंट की रिसीप्ट होना, जल्दी से पैसा मिल जाए। जैसे कोई उधार लगाने वाला हो, आप उसको कह दो, वो बोला कि यार कल परसों दे देंगे, आप बोलो आज अगर दोगे तो ₹50 या ₹100 या 10% और छोड़ दूँगा। तो जल्दी पैसा पाने के लिए कई बार ऑफर किया जाता है कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट बात, ये ऑन कैश अमाउंट टू बी रिसीव्ड या पेड, उस पे दिया जाएगा। जो कैश अमाउंट मिलने वाला होगा या पे करने वाला है, उस पे देते हैं। ठीक है? एमआरपी पे नहीं, लिख देता हूँ, एमआरपी से इसका कोई लेना-देना नहीं। नेक्स्ट बात है, ये फ्यू या कह लो सेलेक्टेड या कह लो रेगुलर कस्टमर्स को देते हैं। सबको नहीं मिलता ये। जैसे आपके पापा की कोई फ़ेवरेट शॉप होगी, जहाँ पर वो जाते होंगे तो उनको उनकी जान-पहचान होगी तो उनको एक्स्ट्रा कुछ छोड़ देते हैं कि अच्छा चलिए इतना बन रहा है, इतना और कम कर दीजिए, ये दे दीजिए। वो जो कम करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब इसको मैं बताता हूँ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ना इसको बोलती है नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता
और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी ये कहीं भी शो नहीं होता, नॉट शोन एंड इट इज शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं ये भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्यों नहीं होता तो ये भी समझ लेते हैं। भाई 2000 का है, आपने 50% ऑफ लिख दिया है, क्या कभी भी ऐसा होगा कि आपको 2000 रुपए मिले? नहीं ना। तो यहां पर यही सेम चीज के लिए है कि भाई कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 2000 पूरे मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रही, कभी भी वो 2000 की वैल्यू नहीं रखता, हमेशा से आपको पता है 1000 रुपए ही इसके मिलेंगे, 50% हमने छोड़ दिया है। तो जो चीज कभी मिलेगी ही नहीं, जिसका कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही नहीं, तो उसको दिखाकर, उसको सोचकर कोई फायदा नहीं, इसलिए अकाउंटिंग में इसका कोई जगह नहीं, हटा दो इसे, ठीक। लेकिन कैश डिस्काउंट कुछ लोगों को और कुछ सेलेक्टेड सिचुएशन में ही देते हैं। ऐसा शुरू से हमें नहीं होता है कि हम इतना तो छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो वो छोड़ना पड़ जाता है सिचुएशन की वजह से, इसलिए हमें इसकी अकाउंटिंग दिखानी पड़ती है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता। तो कब किसको कितना छोड़ा ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट को शो करेंगे एंड ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। तो हमने इतने सारे वर्ड्स को कवर कर लिया, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। होप सो आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई और पूरे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हुई, ठीक है। अगर आपको कहीं भी लगे कि ये थियोरेटिकल ज्यादा हो गया तो जरूर अपना कमेंट देना, मैं उसको और प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती, आप कमेंट सेक्शन में या मेल पर सेंड कर सकते हो अपनी क्वेरी। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 करेंगे। उसमें हम कुछ छोटे टर्म्स जो बचे हैं उनको कवर करेंगे, प्लस कुछ टर्म्स की क्लासिफिकेशन फर्दर होती है उसे भी कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगी। सो मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। Do like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you can get the regular updates. Thank you.